हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं इन एमसीक्यू फॉर्मेट। और मुझे जब भी ऐसा लगता है कि चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और वो उससे रिलेटेड सवाल हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसको लेक्चर के फॉर्मेट में भी डिटेल में डिस्कस करता हूँ। इसे प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 में हम लोगों ने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म को स्टार्ट किया था और इसके अभी 4 लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली और होंगे जिसमें एमसीक्यू भी इंक्लूड है। और जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके और वहाँ से MI प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 2 फोल्डर मिलेंगे, जिसमें एक में सिर्फ MCQ होंगे और दूसरे में लेक्चर कवर किया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस समाज सुधारक की या रिफॉर्मर की हम लोग बात करेंगे वो है राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय बिलीव करते थे मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में, और इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी डिग्निटी होती है, सोशल इक्वलिटी की। तो प्रत्येक व्यक्ति को समाज में एक बराबर दर्जा मिलना चाहिए और उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरीके के मानव सिद्धांत में ये विश्वास करते थे। इनका ये मोनोथेइज्म यानी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे और इसीलिए इन्होंने एक बुक 1809 में लिखी, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। ठीक है, यानी एक ईश्वरवादियों को उपहार, और इसको बंगाली में ट्रांसलेट किया। और इसके अलावा इन्होंने वेद और जो 5 उपनिषद हैं उसको भी बंगाली में अनुवाद किया ताकि जो लोग हैं वो एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट को समझ सकें कि उसमें मोनोथेइज्म पर जोर दिया गया है। यानी इनका मानना था कि जो वेद हैं या उपनिषद हैं उन सब में एक ईश्वरवाद पर ही बल दिया गया है। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा या सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स को इस्टेब्लिश किया कलकत्ता में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था एक ईश्वरवाद का प्रचार करना, वेदांता फिलॉसफी को भी प्रचार करना। और इसके अलावा ये जो आत्मीय सभा थी ये मूर्ति पूजा, कास्ट रिजिडिटी, मीनिंगलेस रिचुअल्स, जो अनावश्यक रिचुअल्स या धार्मिक क्रिया थी जैसे सती प्रथा थी, या अदर सोशल इविल्स थे या इल्स थे जैसे अस्पृश्य था, इन सब को खत्म करना या इसके विरुद्ध प्रचार करना इस सभा का उद्देश्य था। इनकी जो सोच थी वो रेशनलिस्ट आइडिया से प्रभावित थी। ये स्ट्रांगली बिलीव करते थे तार्किकता में, तार्किकवाद में। और इसके अलावा इन्होंने वेदांता पर इसलिए जोर दिया ताकि उसमें भी इन्होंने कहा है कि अगर वेदांत के लिए स्क्रिप्चर को जस्टिफाइड करने के लिए अगर किसी चीज़ में ज़रूरत है बड़ी परिवर्तन की तो उसमें भी ये बिलीव करते थे। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस इन्होंने एक बुक लिखी 1820 में, और इसमें इन्होंने मोरल फिलोसफिकल मैसेज दिया न्यू टेस्टामेंट का, और जिसमें इन्होंने प्रेज्ड किया उसकी मिरेकल जो स्टोरीज है ओल्ड टेस्टामेंट में या न्यू टेस्टामेंट में, इसको इन्होंने इस मिरेकल स्टोरी पर इन्होंने जोर दिया। इस बुक का नाम था प्रिसेप्ट ऑफ जीसस 1820। ठीक है, 1809 में गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा इस्टेब्लिश की और 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, इसके अलावा ये जितने भी ऑर्थोडॉक्स कल्चर होते थे इन सब के विरुद्ध ही स्टूड फॉर ए क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंट कल्चर ओवर विच अगेन ही फेस्ड ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि जितने भी किसी भी कल्चर में, किसी भी सभ्यता और संस्कृति में जब भी इनको लगा कि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है या कुछ क्रिएटिव चीज़ें हैं तो इन्होंने डिफरेंस कल्चर से उसकी बेस्ट फॉर्म को अपनाया, जिसके कारण इनको ऑर्थोडॉक्सों या रूढ़िवादियों का रिएक्शन या प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी। राजा राममोहन राय ने 1828 यानी अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को इस्टेब्लिश किया, जिसको लेटर शुरू में इसका नाम ब्रह्मो समाज था और लेट सभा था, और बाद में इसका नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया। इसके 2 लॉन्ग टर्म एजेंडा थे,
टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में शुद्धिकरण पे बल देना या हिंदू धर्म को फिर से प्यूरिफाई करना, शुद्ध करना। एंड टू प्रीच मोनोथेइज्म, यानी एकेश्वरवाद पे जोड़। ये दो पिलर थे जो वेद और उपनिषद पर आधारित थे। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो लॉन्ग टर्म एजेंडा के दो पिलर थे ब्रह्म समाज के, उसमें पहला था प्यूरिफाई ह्यूमनिज्म एंड सेकेंड था हिंदुइज्म एंड प्रीच मोनोथेइज्म। जो समाज था वो ये भी टीच करने पर अदर रिलीजन के जो इम्पोर्टेंट ह्यूमन डिग्निटी वाली बात है, अपोजिशन टू आइडोलेट्री, ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल इविल सच एज सती, इन सब पर इस समाज ने भी जोर दिया कि इन सब को एबॉलिश करना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजा राम मोहन राय ने एक नए धर्म को इस्टेब्लिश करने के बारे में नहीं सोची, बल्कि इनका मानना था कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं या कुरीतियां हैं उसको ख़त्म करके, इविल प्रैक्टिसेस को समाप्त करके हिंदू धर्म को फिर से रिवाइव किया जा सकता है, फिर से उसको रिफॉर्म किया जा सकता है और प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो इसीलिए इन्होंने आत्मीय सभा के बाद में ब्रह्म सभा और ब्रह्म सभा के बाद में ब्रह्म समाज की इस्टेब्लिशमेंट की थी। कुछ इम्पोर्टेंट फीचर हैं ब्रह्म समाज के, इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला कि इसने पॉलीथेइज्म और आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा का विरोध किया। जो अवतारवाद का सिद्धांत था इसका भी इन्होंने विरोध किया, डिस्कार्डेड किया इस विश्वास को कि अवतारवाद का सिद्धांत जो है वो झूठा है। इसके अलावा इन्होंने किसी भी स्क्रिप्चर्स में अगर दे डिनाइड दैट एनी स्क्रिप्चर could enjoy the status of ultimate authority transcending human reason and conscience, तो इन्होंने कहा कि कोई भी दुनिया की कोई भी स्क्रिप्चर्स है या बुक है या जो होली बुक है, उन सब में एक बात पर जोर दिया गया है, ह्यूमन रीजन एंड चेतना पर, यानी उसमें तार्किकता और चेतना के सिद्धांत पर बल दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा है, इसका भी इन्होंने आलोचना किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा का कोई डिफिनीसन नहीं दिया गया है, कुछ अल्टीमेट परिभाषा नहीं दिया गया है। और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इसके ऊपर भी इन्होंने बोला कि इसकी भी कोई परिभाषा नहीं है। और इसके अलावा जो ब्रह्म समाज था उसने कास्ट सिस्टम को भी डिनाई किया, क्रिटिसाइज किया, आलोचना की, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने सोशल रिफॉर्म के लिए क्या क्या प्रयास किए, तो राम मोहन राय को सती प्रथा खत्म करने के लिए एक क्रूसेडर के तौर पे जाना जाता है। उन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट जो शुरुआत की थी 1818 से की थी। आत्मीय सभा की जब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की थी 1814 में, उसी समय से इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। और इनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन पारित की 1829 में। इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो गवर्नर था और इसने सती प्रथा को क्राइम घोषित किया। इसके अलावा जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने पॉलिगमी यानी बहुपत्नीवाद या बहुत ज़्यादा जो एक पुरुष बहुत सारी महिलाओं के साथ शादी करते हैं, तो इस प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया, क्योंकि इससे महिलाओं में विडो या विधवा की स्थिति उत्पन्न होती थी। उनके लिए, विधवाओं के लिए प्रॉपर्टी के अधिकार की भी इन्होंने मांग की थी। तो अगर आपसे कभी ऐसे में पूछा जाता है महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश भारत में किसी ने अगर सबसे पहली बार आवाज़ उठाया था महिलाओं के लिए, तो वो थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसीलिए इन्हें आधुनिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जो थे, इन मॉडर्न एजुकेशन पर इन्होंने बल दिया और डेविड हेयर को इन्होंने सपोर्ट किया 1817 में, और कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की। 1825 में वेदांता कॉलेज को इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसमें दोनों बात पर जोर दिया गया, इंडियन जो फिलॉसफी है और इस पर जोर दिया गया, और वेस्टर्न जो सोशल एंड फिजिकल साइंस है इसको पढ़ाने पर जोर दिया गया। और ये हमेशा से कहा जाता है कि अगर पश्चिम का विज्ञान और पूर्व का मनोविज्ञान और जो नैतिकवाद है, अध्यात्म है, इस दोनों को एक कर दिया जाए तो इससे काफ़ी बड़ा सुधार आ सकता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय के कुछ और एफर्ट्स थे सुधार के लिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि राजा राम मोहन राय एक लिंग्विस्टिक थे, बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे।
ये तकरीबन 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे, जैसे संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू। अब इतनी सारी भाषाओं को जानने के कारण इनमें एक एबिलिटी ये थी कि ये आसानी से किसी भी भाषा की बुक जो होती है उसको पढ़कर समझ सकते थे। और इसके अलावा जैसे इन्होंने इंडियन जर्नलिज्म, जैसे पर्शियन में भी इन्होंने, अरेबिक में जर्नलिज्म की शुरुआत की, इंग्लिश में भी की और बंगाली में भी की, तो इसलिए इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के काफ़ी बड़े सपोर्टर थे और इसीलिए इन्होंने इंडियन जर्नलिज्म का पायनियर कहा जाता है। बंगाली, हिंदी, इंग्लिश एंड पर्शियन 4 भाषाओं में इन्होंने जर्नलिज्म की शुरुआत की थी। इनकी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के फॉर्म पर देखा जाए तो इन्होंने बंगाली जमींदार का विरोध किया जो ऑपरेस्ट करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे। और ब्रिटिश सरकार का इन्होंने आलोचना की कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो कारीगरों के ऊपर लगाया गया है, शिल्पकारों के ऊपर लगाया गया है, इंडियन गुड्स के ऊपर लगाया गया है, इन सबको बैक किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए। जो रॉयर थे इनके साथ डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डॉफ, द्वारकानाथ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पीके टैगोर, चंद्रशेखर देव, ताराचंद चक्रवर्ती, ये सब इनके सहयोगी थे। तो इसको आप याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जब 1833 में मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय के एक निवेदन को लेकर के ये राजा राम मोहन राय जाते हैं इंग्लैंड, ताकि उनकी जो पेंशन की राशि थी उसको बढ़ा दिया जाए, और इन्होंने ही इनको राजा की उपाधि दी थी। जब राजा राम मोहन राय वहाँ से वापस लौट रहे थे तो 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल में, जो ब्रिटेन में ही है। उससे पहले जब ये इंग्लैंड जा रहे थे तो इन्होंने ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी देवेंद्रनाथ टैगोर को दे दी थी। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा को इस्टेब्लिश किया और साथ ही तत्वबोधिनी पत्रिका को भी पब्लिश किया। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका एक रेशनलिस्ट पत्रिका थी और इसको शुरू किया गया था सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडिया के लिए, यानी भारत का जो गौरवशाली अतीत था उसके एक क्रमबद्ध अध्ययन के लिए इसको शुरू किया गया था तत्वबोधिनी पत्रिका को। और इसमें बेसिकली तार्किकता पर जोर दिया गया था और राजा राम मोहन राय की जो आइडियाज़ थे उनके ऊपर ही जोर दिया गया था। धीरे धीरे ब्रह्म समाज में और सारे लोग आकर के जुड़े। प्रोमिनेंट उस समय के जो प्रोमिनेंट फॉलोअर्स थे ब्रह्म समाज के वो थे डेरोजियन, जो राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे और इंडिपेंडेंट थिंकर थे। राजा राम मोहन राय के और अनुयायी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अश्विनी कुमार दत्त। ये सब धीरे धीरे ब्रह्म समाज से जुड़ जाते हैं। अब बहुत सारे लोग इससे जुड़ते हैं तो काफ़ी सारी आइडियाज़ भी आकर जुड़ती हैं। हिंदुइज़्म और ब्रह्म समाज में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की शुरुआत होती है। क्रिश्चियन मिशनरीज, हिंदुइज़्म, ये सारे जो हैं अब कन्वर्जन के दौर से गुजर रहे होते हैं। तो टैगोर के ने 2 फ्रंट पर काम किया। सबसे पहला तो ये काम किया कि ब्रह्म समाज को एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बनाया और जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज थी जो बाहर से आकर के हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कराती थी उनका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, इसके अलावा जो ये रिवाइटलाइज्ड समाज था इसने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, वीमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया, बहुपत्नीवाद का जो शादी यानी एक पुरुष बहुत सारी महिलाओं से शादी कर लेते थे इसको भी इन्होंने ख़त्म करने पर जोर दिया। रैयत के स्थिति में सुधार करने की भी इन्होंने कोशिश की। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट काम थे देवेंद्रनाथ टैगोर के अधीन ब्रह्म समाज में। इसके बाद केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का अध्यक्ष या चेयरपर्सन बनाया। केशव चंद्र सेन में एक नई एनर्जी थी। 1838 से लेकर के 84 तक इनका टाइम पीरियड है। और जब आचार्य देवेंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि 1858 में अब वो उतनी कार्यशीलता के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं तो इन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य बनाया। फिर बाद में क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन ने काफ़ी द्रुत गति से, काफ़ी तीव्र गति से ब्रह्म समाज की जो ब्रांचेज थी उसको बंगाल से बाहर प्रचार किया, खोला उसको यूनाइटेड प्रोविंस में, पंजाब में, बम्बई, मद्रास और अदर टाउन में।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली देवेंद्रनाथ टैगोर को ये लगा कि जो सेन का आइडिया था वो टैगोर के आइडिया से मैच नहीं खा रहा है और ये बहुत ज़्यादा रेडिकल है। जो टैगोर की जो केशव चंद्र सेन थे वो कॉस्मोपोलिटाइजेशन ऑफ समाज यानी विश्व नागरिकता में विश्वास रखते थे और समाज की मीटिंग बंगाल से बाहर भी करते थे, जिसके कारण काफ़ी सारे आइडियाज बाहर से आकर के मिल रहे थे। उनका जो विचार था, स्ट्रॉन्ग व्यू था अगेंस्ट कास्ट सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिज का। यहाँ पर भी दोनों के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे, इसीलिए केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने आचार्य के पद से 1865 में हटा दिया। ठीक है, अब इस समय तक जो केशव चंद्र सेन थे ब्रह्म समाज में इनके भी काफ़ी सारे अनुयायी थे और 1866 में इन्होंने एक नए ब्रह्म समाज की स्थापना की और देवेंद्रनाथ टैगोर वाला जो ब्रह्म समाज था इसको आदि ब्रह्म समाज कहा गया। तो 1865 में जब इनको हटाया गया तो 1866 में ब्रह्म समाज दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक था इंडियन ब्रह्म समाज यानी आधुनिक भारतीय ब्रह्म समाज, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर वाला ग्रुप था उसको बोला गया आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, 1878 में केशव चंद्र ने अपनी 13 साल की बेटी की शादी कर दी कूच बिहार के राजा से। हालांकि अब इनके विचारों में यहाँ पर मतभिन्नता थी कि एक तरफ ये जो थे कम उम्र में शादी के खिलाफ थे और अपने समाज में इसका प्रचार भी करते थे, दूसरी तरफ माइनर हिंदू राजा से अपनी बेटी की शादी भी कर दी, तो जिसके कारण फिर से 1878 में ब्रह्म समाज में डिस्प्यूट हो जाता है और ब्रह्म समाज दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, न्यू ब्रह्म समाज। जो केशव चंद्र सेन ने एक नए ब्रह्म समाज को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, इसमें इनके जो सहयोगी थे वो थे आनंद मोहन बोस, सचिंद्र नाथ देव और उमेश चंद्र दत्ता। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रार्थना समाज की। 1867 में केशव चंद्र सेन की सहायता से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी बम्बई में। जो प्रार्थना समाज थी वो इसकी प्रिकर्सर था परमहंस सभा, और ये भी सीक्रेट सोसाइटी और स्प्रेड लिबरल्स यानी उदारवाद पर इसने जोर दिया। कास्ट सिस्टम और कम्युनल बैरियर्स जो थे उसको ख़त्म करने पर प्रार्थना सभा या परमहंस सभा ने जोर दिया था। महादेव गोविंद रानाडे 1842 टू 1901 जो इनका टाइम पीरियड है, तो इन्होंने ज्वाइन किया प्रार्थना समाज को 1870 में, और इसके बाद इन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा श्रम और योगदान दिया इस समाज के विकास में, प्रचार में। जो अदर लीडर थे जो प्रार्थना समाज से जुड़े थे महादेव गोविंद रानाडे के अलावा, वो थे आरजी भंडारकर, एनजी चंद्रावकर। इसको आप याद रखिएगा कि प्रार्थना समाज से केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रावकर ये सब जुड़े हुए थे। इन सब ने जोर दिया मोनोथेइज्म पर, और सारे समाज का एक विचार था कि ये सब कंसर्न थे सोशल रिफॉर्म के लिए, धर्म में जो सुधार होने चाहिए उनके लिए ये लोग कंसर्न थे। प्रार्थना सभा जो था भक्ति कल्ट मूवमेंट, ये जो प्रार्थना सभा था ये अटैच था भक्ति कल्ट मूवमेंट जो महाराष्ट्र में उस समय चल रहा था, उससे ये अटैच था। 4 पॉइंट थे, सोशल एजेंडा था प्रार्थना समाज का। सबसे पहले कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूवल करना, वीमेंस एजुकेशन पर इन्होंने जोर दिया, महिलाओं के विधवा पुनर्विवाह पर इन्होंने जोर दिया, और जो विवाह की उम्र थी जो काफ़ी कम समय में बच्चों और लड़के और लड़कियां दोनों की शादी कर दी जाती थी, तो इसके उम्र को भी बढ़ाने पर इसने जोर दिया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, इसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट जिसके संस्थापक थे हेनरी विवियन टेरेजियो, जो जुड़े बाद में ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे, तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। 1820-30 यानी लेट 1800 और अर्ली 1830 में एक रेडिकल बंगाल में एक रेडिकल मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसको डेरेजियो जैसे यंग युवाओं द्वारा शुरू किया गया था। डेरेजियो की टाइम पीरियड है 1809 से लेकर के 31 तक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कम समय तक, ये 22 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे, और जब ये 20 साल मतलब 12-15 साल के थे उस समय से ही ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इन्होंने 1826 से 31 तक कलकत्ता हिंदू कॉलेज जिसको
डेविड हेयर ने इस्टेब्लिश किया था राजा राम मोहन राय की सहायता से। तो इसमें इन्होंने पढ़ाया और उसके प्रिंसिपल के तौर पर भी ये रहे। प्रोग्रेसिव ट्रेंड था इनका, प्रोग्रेसिव थॉट था। ये इंस्पायर्ड थे ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और ये फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी पर जोर देते थे। तार्किकता पर, रेशनलिज्म के क्वेश्चन पे ये जोर देते थे। डेरेजियो ने सपोर्ट किया वीमेंस राइट और एजुकेशन को, और शायद इसीलिए इन्हें फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। यानी आधुनिक भारत का जो कवि है वो डेरेजियो को कहा जाता है। इसके अलावा डेरेजियो का ये जो आंदोलन था वो फेल हो गया, लंबे समय तक अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया, क्योंकि हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर के तौर पर इनको 1831 में हटा दिया गया, इनके उग्रवाद या रेडिकलाइजेशन के कारण, रेडिकलिज्म के कारण। इसके बेसिकली कुछ रीजंस थे कि इनके जो आंदोलन थे उसको लिमिटेड सफलता मिली, लिमिटेड सक्सेस मिला। सबसे पहले प्रिवेलिंग सोशल कंडीशन उस समय का इतना ज़्यादा लोग मैच्योर नहीं थे ताकि इतनी ज़्यादा रेडिकल आइडिया को एक्सेप्ट कर सकें। समाज में जब भी कोई बदलाव होता है तो बदलाव के लिए समाज को तैयार होने से पहले, यानी कोई अगर क्रांति आने वाली है तो क्रांति से पहले समाज को तैयार करना पड़ता है। और उस समय का समाज जो था वो उतना ज़्यादा रेडिकल जो चेंजेज थे, अचानक से जो चेंजेज आ रहे थे उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। इसके अलावा किसी और सोशल ग्रुप और क्लास से डेरेजियो को कोई सहायता नहीं मिली, ना ही इनके मास मूवमेंट से कोई सपोर्ट था। पीजेंट जैसे ये किसी भी मास कॉजेज के लिए नहीं लड़ रहे थे, जैसे पीजेंट का जो कॉज हो या लेबर का कॉज हो, इन सब से इनका जो आंदोलन था वो काफ़ी दूर था। लेकिन बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो के बारे में कहा कि आधुनिक भारत, युवा भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत इन्होंने कहा। इसका पे आप देख सकते हैं, द पायनियर्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल, द कॉन्स्क्रिप्ट फादर फेदर ऑफ आवर रेस, हुज वर्च्यूज विल एक्साइट वेनरेशन एंड हुज फेलिंग्स विल बी ट्रीटेड विद जेंटल कंसिडरेशन। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो के बारे में कहा था। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1815 में कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं। और ये मन में इनको ये रहता है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है उस पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है, तो इसको ख़त्म करने के लिए, पुरोहित वर्ग के वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज को इस्टेब्लिश किया नॉन ब्राह्मण्स के लिए। इसमें वेस्टर्न थॉट और को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन ऑफ संस्कृत लर्निंग है इंडियन पृष्ठ वर्ग का, उसको ख़त्म किया जा सके। विद्यासागर ने एक मूवमेंट को शुरू किया, विडो रीमैरिज एक्ट, यानी महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए या विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, उसको सपोर्ट किया, जिसको बाद में ब्रिटिश सरकार ने मान्यता दी और विडो रीमैरिज एक्ट के रूप में इसको कन्वर्ट किया। इसके अलावा जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उनको चाइल्ड मैरिज और पॉलिगमी के लिए भी क्रूसेडर के तौर पे जाना जा सकता है, और इन्होंने वीमेन एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किया। ही डिड मच द कॉज ऑफ द वीमेन एजुकेशन। महिलाओं में एजुकेशन के लिए इन्होंने स्कूल खोले, 35 गर्ल्स स्कूल। उस समय ये अपने एक्सपेंस से, अपने पैसे से ये चलाते थे। जब इनको बेथुन स्कूल का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया 1849 में, तो इन्होंने हायर एजुकेशन में महिलाओं के प्रवेश को भी शुरू किया। और जो बेथुन स्कूल था कलकत्ता का, वो पावरफुल मूवमेंट था, एक पावरफुल मूवमेंट की शुरू किया गया वीमेंस एजुकेशन के लिए 1814 और 50 के दशक में। बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 1812 से 1814 तक इनको सोशल रिफॉर्मर के तौर पर जाना जाता है। जर्नलिज्म के क्षेत्र में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान है। इन्होंने जर्नलिज्म के थ्रू ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी और जो पॉपुलर हिंदुइज्म मूवमेंट था इसमें सुधार करने की कोशिश की। इनका एक न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया 1832 में, दर्पण, इसलिए इन्हें मराठी जर्नलिज्म का पिता कहा जाता है। जाम्बेकर ने दर्पण के द्वारा पीपल को अवेक किया, जगाने की कोशिश की। उनके सोशल अवेयरनेस, रिफॉर्म, विडो रीमैरिज, इन सब के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई। 1814 में इन्होंने एक दिग्दर्शन नामक पीरियोडिकल को पब्लिश किया, जिसमें न सिर्फ
हिस्ट्री के बारे में बात थी, बल्कि साइंटिफिक सब्जेक्ट के बारे में भी बात की जाती थी, जैसे हिस्ट्री। और ये सिर्फ पब्लिश किया जाता था, इसमें आर्टिकल ही पब्लिश नहीं किए जाते थे, बल्कि हिस्ट्री, पश्चिम के जो विचार थे उन सब पर को भी इसमें पब्लिश किया जाता था। परमहंस मंडली 1849 में महाराष्ट्र में इसको इस्टेब्लिश किया गया। परमहंस मंडली को दादोबा पांडुरंग के द्वारा, मेहताजी दुर्गाराम इसके अदर लीडर थे, और एक तरह की सीक्रेट सोसाइटी थी, पवित्र सभा थी, जो हिंदू रिलीजन में सुधार करने के लिए काम कर रही थी। इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत क्लोजली लिंक्ड थी मानव धर्म सभा से, यानी इनका मानना था कि सभी मानव एक हैं और उनके उद्धार के लिए काम करते थे। ये एक गॉड में विश्वास करते थे और रिलीजन से बढ़कर ये मोरालिटी और लव और मोरल कंडक्ट पर जोर देते थे। इनका मानना था कि कोई सभी रिलीजन जो है या रिलीजन जो वास्तव में कोई धर्म है, सही सच्चा धर्म है, तो वो प्यार और नैतिक सिद्धांतों पर ज़्यादा बल देता है। प्राइमरली ये इन्होंने कास्ट रूल को ब्रेक करने पर भी जोर दिया, और इन्होंने अपनी मीटिंग्स में, जैसे जब भी इनकी कभी कोई मीटिंग या सम्मेलन होती थी तो उसमें निम्न जाति के लोगों द्वारा भोजन बनाया जाता था और उच्च जाति के लोग इसको करते थे, ताकि इनका ऐसा मानना था कि इससे जो है समाज में कास्ट सिस्टम खत्म होगा। इन्होंने विडो रीमैरिज को बढ़ावा भी दिया, मतलब कि महिलाओं के पुनर्विवाह की वकालत की, वीमेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया। जो परमहंस मंडली थी उनका जो ब्रांच था पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य टाउन में था। तो एक बात आप यहाँ पर याद रखिए कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही इसकी ब्रांचेज थी। परमहंस मंडली की ब्रांचेज महाराष्ट्र से बाहर नहीं थी। सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा राव फूले। तो ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में ट्रूथ सीकर सोसाइटी या सत्यशोधक समाज को इस्टेब्लिश किया, जिसमें बेसिकली जो इसके लीडर होते थे वो बैकवर्ड कास्ट से आते थे, जैसे माली, तेली, कुनबी, ढांगड़, इन सब से इनके लीडर आते थे। इस मूवमेंट का जो मेन उद्देश्य था वो दो थे: सोशल सर्विस को बढ़ावा देना और एजुकेशन, लोअर कास्ट और वीमेन में एजुकेशन को स्प्रेड करना। फूले जो थे उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी नामक पुस्तकों की रचना की, और जो गुलामगिरी पुस्तक है वो इनकी बहुत पायनियर बुक मानी जाती है। इंस्पिरेशन था ये कॉमन मासेस के लिए। इन्होंने अपने प्रतीक के रूप में राजा बाली को लिया, और जिसके द्वारा इन्होंने ब्राह्मणों के सिंबल राम पर अटैक किया। ठीक है, जैसे इनका मानना था कि राजा बलि जो था वो बहुत दानी था, और इनको छल द्वारा जो है ब्राह्मणों के राम ने, या आप यूँ कह लीजिए बामन ने, इसको छल द्वारा इसके सारे राजपाट को हड़प लिया। ठीक है, जो फूले थे इन्होंने कंप्लीट एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम और सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी पर जोर दिया, और ये जो थे संस्कृताइज हिंदुइज्म के भी अगेंस्ट थे। भाषा के खिलाफ नहीं थे, बल्कि ये संस्कृताइज हिंदुइज्म के खिलाफ थे। फुले ऐसा मानते थे कि जो जेंडर इक्वालिटी है वीमेंस एजुकेशन के थ्रू ही आ पाएगा, और इन्होंने अपनी पत्नी सावित्री भाई फुले, जिनका जन्म तिथि है 3 जनवरी को हर साल इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, तो पूना में एक गर्ल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया। और इसके अलावा इन्होंने विडो रीमैरिज मूवमेंट भी शुरू किया महाराष्ट्र में, और विडो होम को शुरुआत किया 1854 में महाराष्ट्र में। बाद में फुले को इनके सोशल वर्क के लिए, सोशल रिफॉर्म वर्क के लिए महात्मा की उपाधि दी गई। चलते हैं नेक्स्ट मूवमेंट पर। नेक्स्ट रिफॉर्मर है गोपाल हरि देशमुख, या जिनको लोकहितवादी भी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख का टाइम पीरियड है 1823 से 1892 तक, और ये सोशल रिफॉर्मर और रेशनलिस्ट थे महाराष्ट्र के। जब ये रिफॉर्म के काम में जुटे उससे पहले ये ब्रिटिश भारत में जज के पोस्ट पर कार्यरत थे, और इन्होंने वीकली एक प्रभाकर की शुरुआत की जिसका पेन नेम था लोकहितवादी या सोशल रिफॉर्म इशूज़। इन्होंने इंडियन सोसाइटी के रीऑर्गेनाइजेशन की वकालत की, जिसमें रेशनल प्रिंसिपल, मॉडर्न, ह्यूमनिस्टिक, सेकुलर वैल्यूज, इन सब पर इन्होंने जोर दिया। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और जो सोशल एंड रिलीजियस इक्वलिटी था, यानी हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के ऊपर इन्होंने प्रहार किया, यानी इसका विरोध किया, आलोचना किया, और सोशल एंड रिलीजियस इक्वलिटी का सपोर्ट किया। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में भी इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, और इनका मानना था कि इफ़ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन, यानी कोई भी धर्म अगर समाज में बदलाव नहीं लाता है, सामाजिक सुधार नहीं करने को
कर सकता है तो उस धर्म को बदल देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने वीकली एक हितैषु नामक प्ले में भी लीड रोल किया। ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकप्रिय तिवारी इनके कुछ और जो ऐसे मैगजीन थे जो समय समय पर आते रहे। चलते हैं नेक्स्ट रिफॉर्मिस्ट पर, गोपाल गणेश अगरकर। तो गोपाल गणेश अगरकर ये जो थे, इन्होंने क्रिटिसाइज किया जो ब्लाइंडली कोई फेथ करता है अपने ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट पर, मतलब अनावश्यक रूप से अपनी प्रथाओं और अपने अतीत पर जो लोग फॉल्स ग्लोरिफिकेशन करते थे उसको भी इन्होंने ख़त्म किया। इस पर इन्होंने स्ट्रॉन्ग एडवोकेट करने की शुरुआत की, मतलब उसका विरोध किया। ही वॉज ए को फाउंडर ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल एंड डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी एंड फर्ग्यूसन कॉलेज। ये इन्होंने नए इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज को शुरू किया। ये प्रिंसिपल भी रहे फर्ग्यूसन कॉलेज में। और जो बाल गंगाधर तिलक की एक पत्रिका आती थी, या आप यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने एक पेपर जब पब्लिश किया था केसरी, तो केसरी बेसिकली इंग्लिश में था, मराठी इंग्लिश में था और केसरी जो था वो मराठी में था। तो इसके फर्स्ट एडिटर के तौर पर भी ये इन्होंने काम किया। और सुधारक नामक एक पीरियोडिकल मैगजीन की भी इन्होंने शुरुआत की जिसमें अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई गई थी। तो याद रखिएगा कि सुधारकर जो है वो गोपाल गणेश आगरकर ने शुरू किया था। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने 1866-1905 इनका टाइम पीरियड है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को 1905 में एमजी रानाडे की सहायता से शुरू किया था। ये वही एमजी रानाडे हैं जो प्रार्थना समाज से भी जुड़े हुए थे। इनका एम था कि भारत के जो उस समय कांग्रेस मूवमेंट चल रहे थे उसके लिए नेशनल मिशनरीज को तैयार करना, ताकि वो सही तरीके से वो लोग जो है सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मीन या संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत भारत में आंदोलन कर सके ब्रिटिश साम्राज्य के ख़त्म करने के लिए। ठीक है। तो ये कैडर को तैयार कर रहे थे, सेल्फलेस वर्कलेस, मतलब वो जो थे निस्वार्थ भाव से कांग्रेस को अपना जीवन समर्पित करे, ऐसे कैडर को वो तैयार कर रहे थे। 1911 में इन्होंने हितवेदा को शुरू किया जिसका जो काम था प्रोजेक्ट द व्यू ऑफ द सोसाइटी। और इस सोसाइटी ने अपने आप को किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रखा। जैसे उस समय की जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे भी इस सोसाइटी ने अपने आप को दूर किया। यानी सोसाइटी का काम तो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन के लिए ऐसे कैडर को तैयार करना जो लड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मीन के लिए और ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन ये किसी भी पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट या इंस्टीट्यूशन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, उससे इन्होंने अपने आप को दूर रखा। ठीक है। सोशल सर्विस लीग, ये गोखले थे नारायण मल्हार जोशी। तो नारायण मल्हार जोशी गोखले के एक फॉलोअर थे। इन्होंने सोशल सर्विस लीग को बम्बे में शुरू किया जिसका बेसिकली काम क्या था कि ये रीजनेबल कंडीशन एंड लाइफ एंड वर्क के लिए ये काम कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे स्कूल को ऑर्गेनाइज किया, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, नर्सरीज, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सबको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। इसके अलावा जितने भी कोर्ट से जुड़े हुए काम होते थे, पुलिस वर्क होता था, लीगल वर्क होते थे, लीगल एड प्रोवाइड करना पुअर और इलिटरेट को, इन सबको ये लोग पुअर एंड इलिटरेट पर्सन को, स्लम डिवेलर्स को, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उन सबको ये लोग वर्क फैसिलिटी प्रोवाइड कराते थे। यानी पुलिस से कोई मदद की ज़रूरत हो या लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत हो, इन सब में ये हेल्प करते थे। बाद में जोशी ने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को भी, यानी इंटक जिसको कहा जाता है, उसको भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। उसके इस्टेब्लिश और फाउंडर मेंबर में से ये एक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू and you like this video. Please do like, comment, share and subscribe the channel if you do like the video. Thanks for watching and thanks for discussion. Bye. Have a nice day. Thank you.